हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। हम लोग देख रहे थे मगध राजवंश के बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में। तो देखिए, मगध में सबसे पहले जो शासन किया था, सबसे पहला वंश कौन सा था? बृहद्रथ वंश, जिसका कि सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो जरासंध। उसके बाद आया हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंदुसार। उसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंदुसार नहीं, बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार। उसका पुत्र आया अजातशत्रु। उसके बाद उसका पुत्र उदयन। उसके बाद उसका पुत्र आया नागदशक। उसका पुत्र कौन आया? नागदशक। ये क्या था? तो हर्यक वंश का सबसे बकलोल शासक और सबसे अंतिम शासक था। इसने अपना सेनापति नियुक्त किया था किसको? तो शिशुनाग को। इसने अपना सेनापति किसको नियुक्त किया? तो इसने अपना सेनापति शिशुनाग को नियुक्त किया। इसको लग गया कि हमारा जो राजा है वो योग्य नहीं है, तो इसने क्या किया? नागदशक की हत्या की और खुद राजा बन गया। नागदशक की हत्या करके ये क्या बन गया? खुद राजा बन गया। खुद राजा बन गया तो अपने नाम से ही वंश का नाम रखेगा। तो कौन सा वंश हो गया? तो शिशुनाग वंश। कौन सा वंश हो गया? शिशुनाग वंश। संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग। कौन था संस्थापक? शिशुनाग। इसने क्या किया? इसकी जो राजधानी थी, मगध की जो राजधानी थी पाटलिपुत्रा। उदयन ने मगध की राजधानी को राजगीर से उठा करके कहां लाया था? पाटलिपुत्रा। तो शिशुनाग ने क्या किया? पाटलिपुत्रा से राजधानी को हटा करके वैशाली लेके चला गया। ये अपनी राजधानी कहां लेके चला गया? वैशाली लेके चला गया। इसके बाद आया इसका पुत्र कालाशोक। कौन आया? तो कालाशोक। जो शोक का हरण करने वाला हो उसी को कहते हैं कालाशोक। ये क्या किया कि वैशाली में, अपनी राजधानी वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली में क्या किया? तो दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। इसने जो दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि वैशाली जो है एक बौद्धों के लिए केंद्र का काम करने लगा। यहाँ लोग पर्यटन के रूप में वैशाली लोग आने जाने लगे, पर्यटक स्थल बन गया बौद्धों के लिए। तो यहाँ लोगों का आवागमन अधिक होने लगा, यहाँ लोग अधिक संख्या में आने जाने लगे। तो अब इसको लगा कि पहले इसने देखा है कि अजातशत्रु ने किस तरह से वैशाली में अपने मंत्री को भेज करके वैशाली पर हमला किया था और वैशाली को अपने में मिलाया था। तो इसको भी ये डर लग रहा था कि कहीं वैशाली का जो आवागमन बढ़ गया है, लोगों की आवागमन बढ़ गया है, तो कहीं फिर से ऐसा ना हो। इसलिए इसने क्या किया कि वैशाली से अपनी राजधानी को उठा करके राजधानी कहां लेके चला आया? पाटलिपुत्रा। ये अपनी राजधानी कहां लेके चला आया? पाटलिपुत्रा। वैशाली से उठा करके पहले शिशुनाग ने पाटलिपुत्रा से वैशाली को अपना राजधानी बनाया, फिर कालाशोक ने वैशाली से पाटलिपुत्रा अपनी राजधानी को लेके चला आया। ठीक है। इसके बाद आया इसका पुत्र, इसका सबसे शिशुनाग वंश का सबसे अंतिम शासक जो है नंदीवर्धन। कौन आया? तो नंदीवर्धन। ये है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। ये भी हर्यक वंश का जो शासक था, अंतिम शासक नागदशक, उसी के तरह ये भी जो है बकलोल था। तो उसने जिस तरह से अपना एक सेनापति नियुक्त किया था, तो वैसे ये भी अपना एक सेनापति नियुक्त करेगा। तो ये भी अपना सेनापति नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? तो महापद्मनंद को। इसने अपना सेनापति किसको नियुक्त किया? तो महापद्मनंद को इसने अपना सेनापति नियुक्त किया। अब महापद्मनंद ने इसकी हत्या करके स्वयं राजा बन गया। महापद्मनंद इस नंदीवर्धन की हत्या करके अब स्वयं राजा बन गया। तो अब महापद्मनंद ने जब स्वयं राजा बना तो इसने नए वंश की स्थापना की। कौन सा वंश? तो नंद वंश। तो एक बार शिशुनाग वंश के बारे में फिर से देख लेते हैं ताकि याद रहे। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। इसने अपनी राजधानी कहां ले गया? तो वैशाली। इसके बाद कौन आया? तो कालाशोक। इसने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया, राजधानी को वैशाली से हटा करके कहां लेके गया? पाटलिपुत्रा लेके गया। इसके बाद आया इसका अंतिम शासक कौन? तो नंदीवर्धन।
नंदीवर्धन की हत्या किसने की? तो महापद्मनंद ने। महापद्मनंद ने इसकी हत्या की और कौन से वंश की स्थापना की? तो नंद वंश की स्थापना की। इसके बाद कौन सा वंश आ गया? तो नंद वंश आ गया। इसके बाद आ गया नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन? तो महापद्मनंद। महापद्मनंद इसने किसकी हत्या की? तो नंदीवर्धन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की। अब देखिए, इसका एक सपना था। इसका सपना था क्या? कि हम जितने भी क्षत्रिय हैं सबकी हत्या कर दें, यानी सभी क्षत्रियों का समूल नाश कर दें। पहले क्या था कि जो भी राजा बनता था वो कौन सा? तो क्षत्रिय ही राजा बनते थे। धर्म के अनुसार क्षत्रिय ही राजा बनते थे। वैसे तो जो युद्ध में जीत गया वही राजा बनेगा। पहले क्या था कि क्षत्रिय राजा बनते थे। और महापद्मनंद जो है ये था शूद्र जाति से, तो इसको क्षत्रिय से था दुश्मनी, वैर था। तो ये चाहता था कि हम सभी क्षत्रियों का समूल नाश कर दें। तो इसने अपना नाम रखा क्या? तो सर्व क्षत्रिय हंता। सर्व क्षत्रिय हंता यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। देखिए, आप किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का या किसी भी संप्रदाय का या किसी समुदाय का समूल नाश नहीं कर सकते हैं, समूल नाश नहीं कर सकते हैं। जब आप उसका समूल नाश करने लगिएगा तो क्या होता है कि चारों बगल से उसको क्या मिलने लगती है? सहानुभूति मिलने लगती है, और उस सहानुभूति के कारण कभी वह समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो महापद्मनंद का सपना था क्या? कि हम क्षत्रियों को समाप्त कर देंगे। तो इसने अपना नाम रखा क्या? सर्व क्षत्रिय हंता। उसके बाद इसने क्या किया? कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग को जीत लिया। इसने कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग को जीत लिया और अपना नाम उसके बाद रखा एकराट। एकराट उपाधि धारण, एकराट की उपाधि धारण की इसने कलिंग पर विजय प्राप्त करके। देखिए, उस समय कलिंग जो था एक ढोल की तरह था, जो भी आता था कलिंग पर ही आक्रमण करना चाहता था, कलिंग को ही जीतना चाहता था। इसके पीछे कारण था, दो कारण थे कि कलिंग जो है अभी वर्तमान में उड़ीसा का जो क्षेत्र है वो कलिंग कहलाता था। वो क्या था कि जंगली क्षेत्र था, वहां लकड़ियां बहुत अधिक मात्रा में थी। तो पहले जो थे राजा महाराजा या बड़े बड़े जितने भी लोग थे वो लकड़ियों का जो है ना, लकड़ियों का काम करवाते थे घर में। अभी भी देखिए, जो ज्यादा पैसे वाले हैं वो क्या करवाते हैं कि घर में बढ़िया बढ़िया लकड़ी का दरवाजा, चौखट ये सब बनवाते हैं, कुर्सी, टेबल। तो पहले लकड़ियों का अधिक उपयोग होता था इसमें, और लकड़ियों में बढ़िया से अच्छे से नक्काशी की जा सकती थी, करके लोग उसका वस्तु बनाते थे। तो लकड़ी के लिए कलिंग था। और दूसरा था कि कलिंग में हाथी थे, तो युद्ध में जिसके पास हाथी रहता था तो उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता था। तो कलिंग में दोनों चीज था, लकड़ी और हाथी। तो इस दोनों चीज के लिए कलिंग पर हमेशा आक्रमण होते ही रहता था कलिंग पर। तो महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग को जीत लिया। इसके बाद इसका पुत्र आया धनानंद। इसका पुत्र शासक बना कौन? घनानंद। ये एक नंबर का अय्याश शासक था। ये जो है एक नंबर का अय्याश शासक था। इसको विरासत में सारी संपत्ति मिली थी, राज्य विरासत में मिला था, कुछ भी हासिल करना नहीं पड़ा, तो ये अपना भोग विलास में लगा रहता था सबसे अधिक। वैसे ये भी था शक्तिशाली शासक था, लेकिन अधिक भोग विलास के कारण ये कुछ कर नहीं पाया घनानंद। ठीक है, तो देखिए, इसको सारी चीजें विरासत में मिली थी, तो इसलिए इसको कुछ करना पड़ा नहीं, तो अपना आराम से जो है अय्याशी में लगा रहता था। इसी समय में सिकंदर जो है विश्व विजय करने के लिए निकला था। इसी के समय में सिकंदर जो है विश्व विजय करने के लिए निकला था 326 ईस्वी पूर्व में। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर जो है विश्व विजय करने के लिए निकला था। और भारत के बाहर जितने भी थे लगभग सभी देशों को जीतते हुए सिकंदर जो है भारत की ओर प्रवेश किया। भारत की ओर प्रवेश किया। पहले क्या था, भारत में
भारत जो है इधर, एक मिनट नीचे यहां बना लेते हैं। ऊपर यहां जो है ये मगध का क्षेत्र था, इधर जो है ज्यादा क्षेत्र पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। मगध का जो क्षेत्र है वो यहां था, ये था मगध का क्षेत्र। ये उस समय सबसे शांत क्षेत्र था, सबसे शांत और सबसे समृद्ध क्षेत्र था पूरा मगध का। मगध का जो क्षेत्र था सबसे शांत और जो है सुरक्षित और सबसे समृद्ध क्षेत्र उस समय मगध का था। और इधर जो है था कंबोज, इधर था कौन, तो कंबोज था और गांधार था, ये दोनों था। तो ये सबसे अधिक अशांत, सबसे अशांत क्षेत्र था ये जो है सबसे अशांत क्षेत्र था। तो सिकंदर इधर से ही प्रवेश कर रहा था, सिकंदर इधर से ही प्रवेश कर रहा था। तो उस समय तक्षशिला में, तक्षशिला का राजा था अंभिक, तक्षशिला का शासक था अंभिक। ये सबसे डरपोक शासक था उस समय, उस समय जो है सबसे डरपोक शासक था अंभिक, सबसे डरपोक शासक। इसने सिकंदर के आक्रमण करने से पहले ही अपने आप को सरेंडर कर दिया, सिकंदर के आक्रमण करने से पहले ही अपने आप को जो है सरेंडर कर दिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम आपके शरण में आ गए, हमको अब युद्ध नहीं करना है। तो सबसे डरपोक शासक था अंभिक, इसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब इसको, सिकंदर को यहाँ पर तक्षशिला में युद्ध करना नहीं पड़ा, आराम से वो हाथ में आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि इसने कहा कि आगे हम युद्ध में आपकी मदद भी करेंगे, आगे का जो राज्य है उसको जीतने में हम आपकी मदद भी करेंगे। साथ ही एक तो खुद सरेंडर कर दिया, उसके बाद अब जो है आगे राज्य जीतने में हम आपकी सहायता भी करेंगे। तो इसने सहायता की थी, यहां पर में था पोरस, पोरस राजा था पोरस। इसको हराने में इसके साथ सिकंदर को युद्ध करना पड़ा था। ये पोरस जो है, पोरस बहुत ही महत्वाकांक्षी और जो है शक्तिशाली शासक था, मतलब निडर शासक था, सबसे निडर शासक था पोरस। ये इसको हराने में अंभिक ने, इसको हराने में सिकंदर की मदद की थी। सिकंदर पोरस का युद्ध जो हुआ था, इसको हाइडेस्पीज का युद्ध, हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं। हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं इसको। ये कहां हुआ था, तो व्यास नदी के तट, झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के तट पर में हुआ था ये हाइडेस्पीज का युद्ध, जिसमें सिकंदर ने पोरस को पराजित किया था। तो पोरस की सेना जब हार गई, पोरस की सेना को हरा करके जब पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया, तो सिकंदर ने कहा या तो मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, मेरी अधीनता स्वीकार करोगे तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, यानी तुम्हारी हत्या नहीं की जाएगी, तुम्हारा जान बख्श दिया जाएगा। पोरस ने वहां उस समय निडर होकर के कहा कि भले मेरी जान चली जाए पर मुझे भीख में मांगी हुई आजादी नहीं चाहिए, भले मेरी जान चली जाए मुझे भीख में मांगी हुई आजादी नहीं चाहिए। किसने कहा था, तो पोरस ने कहा था। किससे, सिकंदर से। तो पोरस की इस बात से खुश होकर के सिकंदर, पोरस की इस बात से बहुत खुश हो गया कि ऐसा भी शासक है भारत में ऐसा भी शासक है जिसको अपनी जान की कोई मतलब परवाह नहीं है, अपना मृत्यु स्वीकार है, लेकिन उसको दान में स्वतंत्रता, दान भीख में स्वतंत्रता भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो सिकंदर इसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर इसको सारा राज्य इसका वापस कर दिया। और सिकंदर की पत्नी ने पोरस को अपना भाई बना लिया। सिकंदर की पत्नी ने पोरस को क्या किया, अपना भाई बना लिया। और सिकंदर ने इसको सारे राज्य, इसका जो भी राज्य था इसको वापस कर दिया और कहा कि आपको ये इस मगध को जीतने की में आपको मदद करनी पड़ेगी। मगध पर आक्रमण करना है, मगध पर आक्रमण करने में मदद करनी पड़ेगी। अब बेचारा पोरस हारा हुआ राजा था, कितना भी बहादुर क्यों ना हो, हार चुका है तो हारे हुए हैं तो आपकी ज्यादा बातें चलेगी नहीं, तो इसलिए ये भी साथ हो गया। अब मगध पर में आक्रमण करना था। तो उस समय में तक्षशिला में के एक शिक्षक थे, तक्षशिला के एक शिक्षक थे, क्या नाम था उनका,
तो उनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। नाम था चाणक्य। इनको पता चल गया कि सिकंदर की सेना जो है इधर अब आक्रमण करेगी, और अगर नई सेना, यदि कि नया कोई राजा, विदेश का राजा, देखिए आपस में अगर युद्ध चलता रहे, देश के अंदर में अगर सत्ता परिवर्तन होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वो यहीं का राजा है और यहीं के बारे में सोचेगा और यहीं पर काम करेगा। लेकिन कोई विदेशी आक्रमण हो और वो शासक बन जाए, वो अगर हमको हरा करके शासक बन जाए, तो वो क्या करेगा? उसको तो संपत्ति से मतलब है, वो तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? संपत्ति का दोहन करेगा। तो क्या होगा? आर्थिक दोहन होगा देश का। उसके बाद देश की विकास की जो गति है वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। उसको क्या मतलब है कि यहाँ पर हमको क्या करना है, नहीं करना है? उसको तो जितना चाहिए अपना धन संपत्ति अपना अर्जित करना है, कि जितना हो सके यहाँ से समेट सके। तो चाणक्य इन सभी बातों को जानता थे, ये जानते थे इस सभी बात को। तो ये पहुंचे, कहां पहुंचे? तो घनानंद के दरबार में पहुंचे। ये पहुंचे कहां? घनानंद के दरबार में। घनानंद के दरबार में पहुंचे, ये एकदम शराब उराब पी करके एकदम पूरा एकदम जो है सो बेहोश था, पड़ा हुआ। तो चाणक्य वहां पहुंचे और कहने लगे कि आप यहाँ पर मदिरा, आप यहाँ शराब पी करके बेहोश पड़े हैं, और उधर सिकंदर की सेना जो है मगध पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। तब घनानंद कहने लगा कि किसी की सेना मगध को पर आक्रमण नहीं कर सकती और मगध को कोई जीत नहीं सकता है, हमारी सेना अभी भी मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चाणक्य के बार बार समझाने पर भी घनानंद नहीं माना। बार बार जब समझा रहे थे तो घनानंद को क्या है? गुस्सा आ गया। गुस्सा आया तो इसने क्या किया कि चाणक्य की जो है चोटी पकड़ के खींच के उसको बाहर निकलवा दिया। जब चोटी पकड़ के चाणक्य को बाहर घर निकाला गया, तब चाणक्य की क्या हुई? तो चोटी खुल गई। चोटी जब खुल गई तो चाणक्य ने घनानंद को चेताते हुए कहा कि घनानंद, आज तुमने मेरा अपमान करके तुमने मुझे इस सभा से बाहर किया है। याद रखना, मैं चोटी तभी बांधूंगा जब तुम्हारा समूल नाश कर दूंगा। तुम्हारा क्या करूंगा? समूल नाश कर दूंगा, तब मैं अपनी चोटी को बांधूंगा। और इतना कहकर क्या हुए? चाणक्य जो है वहां से घनानंद के दरबार से निकल करके वापस चले आए। कहां चले आए? तो तक्षशिला। कहां चले आए? तो तक्षशिला चले आए। कौन? चाणक्य। और तक्षशिला में आने के बाद इनका एक शिष्य था। कौन? तो चंद्रगुप्त। इनका शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसको बुलाए, इसको बोले, चंद्रगुप्त मौर्य को समझाने लगे कि देखो, सिकंदर की सेना ने आक्रमण कर दिया है, सिकंदर की सेना भारत में आक्रमण कर चुकी है, अब वो मगध की ओर बढ़ेगी। तो मगध का जो शासक है घनानंद, वो इससे लड़ने में सक्षम नहीं है, तो तुमको लड़ना पड़ेगा इससे युद्ध। तुमको इससे सिकंदर से युद्ध करना पड़ेगा। मगध की सेना, मगध का शासक जो है उससे लड़ने में सक्षम नहीं है, तुमको लड़ना पड़ेगा। किससे? तो सिकंदर से। अब चंद्रगुप्त मौर्य, इधर 3 गो राजा है, सिकंदर, आंधिक, पोरस, और हम यहाँ अकेले, हमारे पास तो कोई सेना भी नहीं है, कैसे होगा? घनानंद हमारे जो शासक है, राजा को कहिए उनको लड़ने के लिए। तो चाणक्य ने कहा कि हमारा जो शासक है, हमारा जो राजा है, वो अभी उतना सक्षम नहीं है कि वह सिकंदर की सेना को पराजित कर सके, तो तुमको ही युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य पूछने लगे कि कैसे, क्या किया जाए। अब तब चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य इन दोनों ने मिल करके एक योजना बनाई और सिकंदर की सेना में प्रवेश कर गए। चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर की सेना में प्रवेश करा दिया गया। सिकंदर की एक सेना के एक सिपाही को मार करके, उसका कपड़ा उपड़ा पहना करके चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर की सेना में प्रवेश करा दिया गया। और दोनों ने मिल करके एक अफवाह फैला दिया। क्या अफवाह फैला दिया? कि ये जो आगे व्यास नदी है, इस व्यास नदी को पार करके जो कोई उधर जाएगा,
मतलब गलत इरादे से, आक्रमण के इरादे से या उस देश को मतलब हानि पहुंचाने के इरादे से, तो वो व्यक्ति उधर मर जाता है, वो फिर वापस जीवित नहीं आता है। या जो ऐसा सोचता है वो भी मरने लगता है, उसको बीमारी हो जाती है, हाथ पैर कट जाता है, अंधा हो जाता है, बहुत तरह का बात फैलाने लगे। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों मिल करके सिकंदर की सेना में ये अंधविश्वास फैलाने लगे। और अंधविश्वास का क्या है, जब एक बार फैल गया अंधविश्वास तो लोग उसको अंधविश्वास को ही विश्वास मानने लगते हैं, उसी पर अधिक विश्वास करने लग जाते हैं। तो सिकंदर की सेना में ये अंधविश्वास फैल गया। सिकंदर कहने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, इस बात को हम नहीं मानते हैं, हम लोग के इधर कोई जो है ऐसा प्रकोप नहीं होता है। अब चाणक्य कह रहे थे उधर ये जो है देवों की भूमि है, यहाँ जो जाएगा वो देव के भगवान के प्रकोप से फिर बचेगा नहीं। सिकंदर का ऐसा कोई प्रकोप नहीं होता है, हमको आक्रमण तो करना ही है। अब चाणक्य जो थे, चाणक्य विश्व विद्या में सबसे बहुत माहिर थे। ये जो है विश्व विद्या में यानी कि जहर की विद्या में बहुत माहिर थे। अब इनके पास अनेक प्रकार का, कई प्रकार का जहर था कि आज खाइए 2 दिन बाद मरिएगा, आज खाइए 10 दिन के बाद मरिएगा, आज खाइए 1 सप्ताह के बाद मरिएगा, 1 महीना बाद मरिएगा, आज खाइए 4 घंटा बाद मरिएगा। ऐसा बहुत सारा विष के जानकार थे। इन्होंने क्या किया कि सिकंदर की सेना में खाने में क्या किया, जहर मिलाने लगे। जहर मिला देते थे। इससे क्या होता था कि आज खाना खाया, 2 दिन के बाद कोई सेना मर रहा है, सब 2 दिन के बाद 5 आदमी मर गया, 10 दिन के बाद 10 आदमी मर गया। इस तरह से आज जो सिकंदर की सेना में लोग मरने लगे। तो अंधविश्वास जो है और ज्यादा फैल गया कि नहीं सही बात है, ब्यास नदी को नहीं पार करना है, उससे उधर पार करने से पहले ही इतना मर रहे हैं, पार कर गए तब कितना मरने लगेंगे। सिकंदर की सेना क्या की कि ब्यास नदी को पार करने से मना करने लगी। सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से मना करने लगी। अब मना करने लगी तो सिकंदर बार बार एकदम अपनी सेना को जो है मोटिवेट कर रहा था कि कुछ नहीं होगा, उधर पार करना है, मगध को जीत लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे हमारा पूरा विश्व विजय का सारा सपना पूरा हो जाएगा इस भारत को जीत लेने के बाद। बहुत तरह से मोटिवेट किया, लेकिन सेना जो है, सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रही थी। इसका 2-3 कारण था कि सेना तैयार नहीं हो रही थी कि एक तो बहुत लंबे समय से सिकंदर की सेना युद्ध करते हुए आ रही थी, बहुत लंबे समय से, लगभग 7-8 देशों से युद्ध करते हुए सिकंदर की सेना भारत पहुंची थी। 7-8 देशों में युद्ध करते हुए सिकंदर की सेना भारत पहुंची थी। तो युद्ध करते करते सारी सेना जो है थकी हुई थी, तो आगे अधिक युद्ध करने का उनका इच्छा नहीं हो रहा था। दूसरी बात तो यहाँ अंधविश्वास फैला दिया गया कि ब्यास नदी को पार करने के बाद जो है जो भी नुकसान पहुंचाने के यानी हमला करने के इरादा से जाएगा उसको क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये अंधविश्वास फैला दिया। उसके बाद क्या हुआ कि उसी समय ब्यास नदी में बाढ़ आ गया। उसी समय ब्यास नदी में बाढ़ आ गया। अब भारत की नदियों में अगर बाढ़ आता है तो समुद्र का रूप ले लेती है, तो बाढ़ के कारण भी इसकी सेना पीछे हट रही थी। उसके बाद चौथा एक और कारण था कि एक और बात इसमें फैला दी गई कि ब्यास नदी के उस पार जो मगध का शासक है घनानंद, उसके पास हाथी की बहुत बड़ी विशाल सेना है। उसके पास क्या है, हाथियों की बड़ी विशाल सेना है। अब सिकंदर जो है उधर से आया था घोड़ा लेकर के, उतना दूर से आ रहा था मकदूनिया से, तो उतना दूर से हाथी लेकर के आएगा, हाथी लाने में कितना समय लगता है, हाथी एक तो धीरे धीरे चलती है। तो सिकंदर आया था घोड़ा पर में, उधर से आया था। इधर पता चला कि इधर इसकी सेना को पता चल गया कि इधर खाली हाथियों की सेना भरी पड़ी है, हाथी हजारों की लाखों की संख्या में हाथी है इसकी सेना में, घनानंद की सेना में। अगर युद्ध हुआ तो हाथी जो है सारे घोड़ों को कुचल देगी। और युद्ध में क्या होता है कि ऊंचाई का फायदा थोड़ा होता है कि ऊंचाई पर से है तो नीचे वाले को ज्यादा मार सकते हैं। तो इन सभी बात के कारण घनानंद की सेना क्या हुई कि युद्ध करने से पीछे हट गई। घनानंद सिकंदर की सेना युद्ध करने से पीछे हट गई। सिकंदर बार बार समझा रहा था, फिर भी सेना जो है युद्ध नहीं कर रही थी। तो इसका जो एक नौसेना का प्रमुख था, नौसेना का जो प्रमुख था वो था कौन, तो निर्याकस। नौसेना का जो प्रमुख था वो था निर्याकस। निर्याकस अपनी सेना लेकर के वापस हो गया।
लेकिन इसका जो एक थल सेना का जो प्रमुख था सेल्यूकस निकेटर, उसको यहाँ पर में कुछ गड़बड़ लग गया। उसको लगा कि यहाँ कुछ जो है बात गड़बड़ है, कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है, कुछ जो है सो हमको मतलब कि बहलाने का, फुसलाने का, हमको टालने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये चाहता था कि सिकंदर को हम यहाँ पर रोक ले, लेकिन सेना नहीं है तो बिना सेना के कैसे हम युद्ध लड़ेंगे? अकेले तो युद्ध होगा नहीं, अकेले युद्ध में जाएंगे तो मारे जाएंगे, एको दिन युद्ध नहीं चलेगा। तो युद्ध में सेना की अहम भूमिका होती है। तो इसका जो थल नौसेना प्रमुख था निरियाकस, ये नौसेना लेकर के वापस हो गया। अब इसका थल सेना प्रमुख सेल्यूकस निकेटर ये चाह रहा था कि सिकंदर यहीं रुके, कुछ दिन और रुके, उसके बाद बाढ़ कमने के बाद हम लोग आक्रमण करेंगे। लेकिन सिकंदर देखा कि सारी सेना जब मुंह मोड़ ली, सब पीछे वापस हो रही है, तो सिकंदर भी वापस होने लगा। सिकंदर वापस होने लगा तो 326 ईस्वी में आया था। 325 में ये भारत से वापस हो गया। 325 में ये क्या किया कि भारत से वापस हो गया। और भारत से वापस होने के क्रम में 323 ईस्वी में 323 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। कहाँ मृत्यु हो गई? तो इराक के बेबीलोन में। इराक में एक जगह है बेबीलोन, यहीं पर में क्या हुआ कि इसकी मृत्यु हो गई सिकंदर की। सिकंदर की मृत्यु हो गई 32 वर्ष की आयु में, 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो गई। कहाँ? इराक के बेबीलोन में। कैसे मृत्यु हुई? तो इसका पेट में दर्द उठ गया। पेट में एकाएक बहुत लंबे समय से ये घूम ही रहा था, तो इसके पेट में जो है अचानक दर्द हो गया। दर्द उत्पन्न हुआ तो दर्द के कारण वैद्य जो इसका था सबने इलाज किया, बहुत तरह से इलाज किया, लेकिन ठीक नहीं हो पाया। और अंत में क्या हुई? तो इसकी मृत्यु हो गई बेबीलोन में, इराक में। 323 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। तो सिकंदर कहां से आया था? तो ये आया था कहां से? मकदूनिया से। सिकंदर कहां से आया था? तो मकदूनिया से आया था। भारत कब आया था? तो 326 ईस्वी पूर्व में आया था। इसके पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम था फिलिप। और इसके गुरु का नाम क्या था? तो इसके गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो, और प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। सुकरात जो थे, सुकरात को भी जहर देकर के मार दिया गया। सुकरात को भी जहर देकर के मार दिया गया। ये भी धर्म के बारे में कुछ ज्यादा बोल गए, अंधविश्वास को दूर भगाने के लिए कुछ अधिक बात बोल गए, जिसके कारण इनको क्या किया गया? जहर देकर के मार दिया गया। जब धर्म का मैटर हो तो उसमें बहुत अधिक नहीं बोलना चाहिए। तो उसी कारण क्या हुआ? सुकरात की मृत्यु हो गई। सुकरात को जहर देकर के मार दिया गया। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। प्लेटो के शिष्य थे कौन? अरस्तु। अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। देखिए कितना महान गुरु महान गुरु का शिष्य था सिकंदर, अरस्तु का शिष्य था। तो पहले सुकरात भी एक दार्शनिक थे, इनके शिष्य प्लेटो भी एक महान दार्शनिक हुए। प्लेटो के बाद अरस्तु भी एक दार्शनिक हुए, और सिकंदर उन्हीं का शिष्य था। तो 326 ईस्वी में इसने भारत में आक्रमण किया था। पोरस में इसे राजा का नाम था पोरस के साथ युद्ध हुआ, जिसको हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में इसकी पोरस को हराने में आम्बिक ने सहायता की थी। उसके बाद सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार नहीं कर सकी और फिर वापस हुई। तो 325 ईस्वी में सिकंदर की सेना भारत से वापस हुई, और 323 ईस्वी में इराक में बेबीलोन में क्या हुआ? सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर, अब देखिए अब इधर कौन बचा हुआ है? इधर सिकंदर का तो खेल खत्म हो गया। अब इधर देखिए घनानंद बचा हुआ है। अभी तक घनानंद क्या है? बचा हुआ है। सिकंदर जब वापस लौट गया, तो सिकंदर के वापस लौटने के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बताया सारी बात कि हम गए थे घनानंद के दरबार में, घनानंद ने मेरी इस तरह से मेरी बेइज्जती की और मुझे वहां से अपमानित करके मुझे वहां से निकाल दिया। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य तो थे बिहारी, तुरंत ताव में आ गए।
गुरुजी पहले काहे नहीं बोले, पहले जा करके उसी को निपट लेते, उसके बाद देखते इधर सिकंदर को। शांत रहो, आराम से उधर देखना है। तो अब दोनों योजना बनाने लगे, दोनों योजना बनाए और योजना बना करके चले कहाँ, तो घनानंद के पास। घनानंद पर में जो है दोनों जाकर के आक्रमण किए, दोनों भरपेट थुराए तो दोनों वहां से भागे। तो भागने के बाद वहां पर में वो एक मतलब एक झोपड़ी में जाकर छुप गए। एक महिला की झोपड़ी थी, उसी झोपड़ी में जाकर के दोनों छुप गए। जब वहां से घनानंद की सेना ने उनको मारा तो दोनों भागे वहां से, और भागे तो जाकर के छुप गए कहाँ, एक महिला की झोपड़ी में छुप गए। वहां छुपे रहे तो वहां पर बैठे उन्होंने देखा कि महिला अपने बच्चे को जो है थाली में खाना परोस के लाई, खिचड़ी। भूख लगा हुआ था बच्चे को, तो उसको थाली में गरम गरम खिचड़ी बनाई थी, तो खिचड़ी ला करके उसको प्लेट में आगे में रखी। अब बच्चा क्या किया कि एक के बार में पूरे हाथ ऐसे लगाया, हाथ से उठाने के खाने के चक्कर में हाथ उसका जल गया। उधर से उसकी माँ आई, कही तुम एकदम साफे चंद्रगुप्त मौर्य है क्या, यानी कि उसको क्या कहना चाहती थी कि बकलोल कहना चाहती थी। तो कही एक के तुम साफे चंद्रगुप्त मौर्य है क्या, कि एक के बार बीचे में हाथ मार दिया। इन्हें जो बगल बगल से खाए, बगल बगल से खाओ, बगल बगल से क्या होता है, ठंडा होते जाता है, खाते जाओ ठंडा होते जाएगा बगल बगल से। पहले किनारे से खाओ, एक के बार बीच में हाथ मारोगे तो क्या होगा, हाथ जलेगा है। तो ये बात सब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य बैठे बैठे छुपकर देख रहे थे। जब छुपे हुए थे तो देख लिए कि ये बात को, इस सीन को चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों देखे। तब चाणक्य के दिमाग में आइडिया आया, सोचने लगे कि महिला कितना सही बात कर रही है कि हम यही गलती तो हम भी अभी करके आए हैं कि एक के बार बीच में सीधे हम राजा पर ही अटैक कर दिए। हमको पहले क्या करना है, तो मगध जो है, मगध में हम एक के बार बीच में इस पर अटैक कर दिए। हमको क्या करना है, पहले बगल बगल से राजा जो है, बगल बगल जो छोटे छोटे राज्य हैं, इन सब को क्या करना है, इन सब को अपने में मिलाना है, इन सब को इससे तोड़ना है, तब हम इस पर अटैक कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, तब धीरे धीरे क्या किया, मगध में जो छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे अलग अलग जो मगध की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, तो उन सब से संपर्क करके उन सभी को बताया कि आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, मगध की जनता के ऊपर अन्याय हो रहा है, यहाँ की प्रजा के ऊपर अन्याय हो रहा है। यहाँ का जो राजा है घनानंद, वो इतना अय्याश है, वो दुष्ट है, वह क्रूर है, ऐसा बहुत तरह का बात बता करके चारों बगल सबको जो है अपने साथ मिला लिए। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर चारों बगल से सभी राजाओं को क्या किया, अपने अंदर मिला लिया। अब क्या किया, अब अटैक किया कहाँ, तो घनानंद के ऊपर। अब कहाँ अटैक किया, तो घनानंद के ऊपर। घनानंद के ऊपर अटैक किया और क्या किया कि मगध को जीत लिया। किसने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर में अटैक किया, उसके बाद और घनानंद पर अटैक किया और पूरे मगध साम्राज्य को क्या किया, जीत लिया। कैसे, पहले बगल बगल के चारों क्षेत्रों को अपने अंदर मिलाया, उसके बाद मगध पर अटैक किया। अभी देखिए यही काम चाइना कर रहा है, यही काम अभी क्या कर रहा है, चाइना कर रहा है। भारत के पड़ोसी जितने भी देश हैं, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, इस सब को क्या कर रहा है, अपने में मिलाने का कोशिश कर रहा है। इस सब को भारत से क्या कर रहा है, तोड़ने का कोशिश कर रहा है। इस सब का संबंध भारत से क्या कर रहा है, बिगाड़ने का कोशिश कर रहा है, ताकि वो क्या कर सके कि भारत पर में कब्जा कर सके। वो भारत को क्या समझता है, मगध और पड़ोसी जितने भी देश हैं उन सभी को अपने में मिला करके वो क्या करना चाहता है, मगध पर में यानी भारत पर में वो हमला करना चाहता है, भारत पर में क्या करना चाहता है, अटैक करना चाहता है। तो यही काम अभी कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारा नेपाल के साथ संबंध खराब हो गया था, लेकिन फिर अभी क्या हो गया है, ठीक हो गया है नेपाल के साथ संबंध, श्रीलंका के साथ भी हमारा संबंध ठीक हो गया है। तो यही काम अभी चाइना कर रहा है, जो कि कभी चाइना सफल नहीं हो सकता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर के इस घनानंद की हत्या कर दी। घनानंद को समाप्त करके इस मगध साम्राज्य पर में एक नए वंश, मौर्य वंश की स्थापना की।
मौर्य वंश की स्थापना की। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर के। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिकंदर का जो हमला हुआ था, सिकंदर जो भारत आया था, तो वो मौर्य वंश के काल में आया था या नंद वंश के काल में आया था? मौर्य वंश के समय आया था या मौर्य वंश से पहले आया था? तो सिकंदर कब आया था? तो मौर्य वंश से पहले सिकंदर का हमला हुआ था। किसके समय में? गणानंद के समय में। तो ठीक, उसके बाद मौर्य वंश के बारे में अब हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। और आज तक अभी के लिए इसको इतना ही रहने देते हैं। नंद वंश तक हम लोग आज देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मौर्य वंश के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और आगे अधिक जो भी होगा सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।